नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस के जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, आज हमारा सेशन नंबर 2 है, जिसमें आपके वो सवाल बताए जाते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी कहीं भी आप बैठेंगे तो आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और डाउटेबल, जिसको आप रटते हैं या फिर रटने के दौरान आपके सवाल गलत हो जाते हैं। आपने सेशन 1 देखा मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट। आज दूसरा सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी फ्रीक्वेंटली ये पूछे जा रहे हैं आपके रेलवे में चाहे एसएससी में। तो तैयार रहें आप अपने जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की किसी भी एग्जाम की। दूसरी चीज, यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट मैं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ लूसेंट में इसका जो जवाब एक लाइन में दिया हुआ रहता है, जिसके कारण ये सवाल आप गलत करके आते हैं, क्योंकि ये एज इट इज इस फॉर्म में आपको नहीं मिलता है। या तो आपको केवल एनाइन दे देंगे या फिर केवल कैटाइन दे देंगे, और अगर मिक्स कर दिए उसके साथ आपको एक न्यूट्रल एटम भी दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो पूरा समझेंगे हम लोग आराम से। तो देखिए सवाल क्या बोला गया आपको, और तीसरा सेशन जो आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट वाला पूरा कंसेप्ट एक वीडियो में मैं निचोड़ रख दूंगा, ठीक। सवाल आपसे बोला गया है कि अरेंज द गिवन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, यानी कि उसके साइज के आधार पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है एलिमेंट्स को। आकार के आधार पर दिए गए तत्वों को सजाएं। ये आपका पहला तो ये डाउट होना चाहिए कि टॉपिक का नाम बताइए कि ये कहाँ आपको मिलेगा। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पे पढ़ना होता। तो आपको दे दिया गया है N3 - O2 - F-, यानी कि आप देख रहे हैं ऋणायन यानी कि एनायन है। एक आपको न्यूट्रल दे दिया एटम, यानी कि उदासीन। उदासीन कहने का मतलब यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज। और इधर सोडियम पे प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज और एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज जो है आपके कैटायन है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखी है एप्लीकेशन में, जो लोग मेरे पेड यूज़र हैं। अब देखिए इसके कंसेप्ट पे काम करेंगे, और पीरियोडिक टेबल हमारा कंटिन्यू है तो आपको भी ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एकदम डिटेल में समझते हैं 10 मिनट के अंदर। सवाल को दिमाग से निकालिए, जो अभी मैं चीज़ें लेके जा रहा हूँ बस वहाँ चलते चलिए, सवाल आप पानी पानी की तरह क्लियर कर लेंगे। एक होता है आपका एटॉमिक साइज या बोलेंगे रेडियस, परमाणु त्रिज्या, और दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी एटॉमिक साइज के बारे में, यानी कि आपकी जो परमाणु की जो आकार है, या फिर कहेंगे एटॉमिक रेडियस या फिर परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि साइज डिपेंड करेगी किसके, रेडियस के ऊपर। क्यों? क्योंकि एटम का साइज या फिर शेप कैसा होता है, स्फेरिकल फॉर्म में, और स्फेरिकल है इट मीन्स रेडियस क्या है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज होगी। तो इसको जो डिफाइन किया जाता है एटॉमिक साइज को, कैसे करेंगे डिफाइन, जो आपके नाभिक होते हैं, नाभिक और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपके न्यूक्लियस हो गए। और न्यूक्लियस से किसके बीच तक की दूरी, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। मैंने आपको बताया है भाई, आपका जो एटम है, आपके डाल्टन साहब ने बताए थे। डाल्टन के बाद आपके जो आए कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने फिर काफ़ी चीज़ों का एक्सप्लेन करने के बाद नील्स बोर ने बताया क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर इसे कहते हैं सेल, या फिर एनर्जी लेवल का भी नाम दिया था। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, कक्षा, या फिर इसे ऑर्बिट या फिर सेल भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस यानी कि ये जो आपकी नाभिक है, जहां पे प्रेजेंट होती है आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होंगे, इसको किसने बताया था, बोर-बरी की स्कीम ने। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लासेस दी रखी है भाई सारे साइंटिस्ट की। तो ये आपका नाभिक है, नाभिक से कहां तक के बीच की दूरी, तो मैंने बोला है बाह्यतम कक्षा, ठीक है ना। बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट की बात की गई, आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होगी, ये आपकी एक ऑर्बिट है और ये दूसरी ऑर्बिट। तो बाहर की ऑर्बिट क्या है, जो बाहर में उपस्थित होगी ऑर्बिट, ये क्या हो गया आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट की जो बीच की दूरी है, इसे आप क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, या फिर यही एटम की साइज डिसाइड करेगी। क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल लेके। एग्जांपल मैंने लिया है एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने सिखाया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं बोल रहा हूँ KLMN के फॉर्म में, ना कि SPD के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि कैसे हम लोग स्टार्ट करते थे, 2 8 18 32, ठीक है, याद है KLMN के फॉर्म में।
तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 और 5। ठीक है, 4 रूल्स हमने बताई थी। क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पता, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था आपको, मतलब 4 रूल्स बताए भाई, उनको रहने दीजिए, फिर लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1 और ये हो गया 2 5। के ऑर्बिट केवल एक है और इसमें क्या है के और एल ऑर्बिट में है। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम बेसिस पे समझूं तो हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद एक ऑर्बिट होगा के ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और नाइट्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होगा जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसके पास 2 ऑर्बिट होंगे के और एल। के में 2 इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, और एल में 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिएगा इसकी एटॉमिक साइज और इसकी एटॉमिक साइज, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज मैं बता रहा हूं अब। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 72 कक्षा यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही होगी आपकी। तो न्यूक्लियस से इसके बीच की जो दूरी, ये रेडियस r1 मैंने लिया है, और इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की ऑर्बिट r2। तो अब हमें बताइए r2 किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इन दोनों में मैं पूछूं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में एटॉमिक साइज किसकी ज़्यादा होगी, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो नाइट्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन क्या होगा, एटॉमिक साइज हाइड्रोजन से। क्लियर। अब आइए दूसरा टर्म जो आपको बताना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और यहाँ न्यूट्रॉन लिख दिया गया, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, जो आकर्षण, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से। यानी कि जो अट्रैक्शन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन। तो हमें ये बताइए, अगर हाइड्रोजन की केस में अगर बात किया जाए तो, और नाइट्रोजन के केस में बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो रहा होगा, हाइड्रोजन के केस में या नाइट्रोजन के बीच में। तो ये कैसे पता करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, ये सबसे ज़्यादा क्लोजली है कंपैरेटिवली ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्टेंस को देखिए, इसकी साइज ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली इसकी साइज से, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें अट्रैक्शन होगा कम होगा। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आया। अगर मैं साइज पूछूं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, तो साइज सबसे बड़ी किसकी, नाइट्रोजन की। लेकिन अगर मैं यहाँ पूछूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें की क्या है, डिस्टेंस अधिक है। यानी कि साइज अगर बड़ी है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, वो कम होगी। और अगर साइज छोटी है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर पा रहे हैं कि आपका जो एटॉमिक साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका किसके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के। जैसे एक चीज़ आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, जो मैंने बताया कि जो आपकी ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एटॉमिक साइज की, यानी कि परमाणु की जो आकार है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु आकार सबसे बड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन से, इसलिए इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वो कम लगेगा कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से। तो साइज तो बड़ा है, ठीक है ना, साइज नाइट्रोजन की बड़ी है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आपका एटॉमिक साइज। अब ये चीज याद रखना है, अब ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि अगर आपको एटॉमिक साइज पता है किसी एटम का तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी ENC वैल्यू क्या होगी। अब एग्जैक्ट ENC की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो एक फॉर्मूला होता है प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की लूँ और नाइट्रोजन की मैं बात करूँ तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, 1, इसमें कितनी है 7, इसमें कितनी है 1, और इसमें, यानी कि जो एटॉमिक नंबर वही आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में भी 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर मैं फिगर बनाऊँ हाइड्रोजन की तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन की है तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए जो अट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि साइज भी छोटी है, ठीक है ना, साइज छोटी है और ये क्या है, बिल्कुल पास पास। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आपका एक रूम है, ठीक है ना भाई, एक रूम में 5 लोग हैं और आपका घर बड़ा है तो 2 रूम है।
तो अब 2 रूम में तो क्या हो जाएगा, एक रूम में 2 होंगे और एक रूम में 3 होगा, तो उनके बीच क्या होगा, लोगों के बीच में बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट होगा, तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करें। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। कंपैरेटिवली इसका साइज बड़ा है तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा। तो साइज बड़ा तो अट्रैक्शन कम, और साइज छोटा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आते हैं उस सवाल को कि इस सवाल को अब हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपका था गिवन सवाल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है केवल आपको एनायन दे दे या फिर केवल कैटायन दे दे या फिर ये तीनों मिक्स कर देगा, इसलिए मैंने तीनों कंडीशन ले लिया। N3 - O2 - F - Ne सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो हमें ये बताइए इसके एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन की 9, नियोन की 10, सोडियम की 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, ये एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसमें भी 7, इसमें भी 8, इसमें 9, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 12, इसकी 11, सॉरी इसकी 13। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो एटॉमिक नंबर है और उसके ऊपर कैसा चार्ज, अगर नेगेटिव है यानी आपने क्या क्या है, लिया है इलेक्ट्रॉन को, यानी आपने लोन लिया बैंक से, याद आ रहा है मैंने क्लास में बताया था। अगर आपने लोन लिया है इट मीन्स पैसा आपके पास आया है, तो इलेक्ट्रॉन आपने अगर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये न्यूट्रल अगर ये होता तो ये क्या होता, इलेक्ट्रॉन 7 होता, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, 3 आपने लिया तो 7 + 3 10 हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसकी ये कैसा न्यूट्रल एटम नहीं है यानी कि उदासीन नहीं है, चार्ज है -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये न्यूट्रल होता तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो जाती। अब फ्लोरीन में बात किया जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 9 इसकी क्या हो जाती, अगर ये एटम न्यूट्रल होता तो इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की 9 हो जाती, लेकिन 9 में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 9 1 10। ये न्यून ये कैसा है, कोई भी चार्ज नहीं है यानी कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होगी। ये भी अगर न्यूट्रल होता तो यहाँ भी 9 9 होता, यहाँ भी 8 8 होता, लेकिन कब, अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आइए सोडियम के पास, प्लस चार्ज है यानी कि आपने प्लस रखा है, यानी कि आपने क्या है, पैसे किसी को उधार में दिए हैं। अगर आपने दिए तो आपसे पैसा क्या होगा, कम होगा आपके अकाउंट से। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डाउन किया है, डोनेट किया है, प्लस 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 11 होता कब, अगर ये न्यूट्रल हो। तो 11 में से 1 दे दिया है तो कितना बचा, 10। ये 12 होता कब, जब ये न्यूट्रल होता, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 12 - 2 10। ये 13 होता इसका इलेक्ट्रॉन कब, जब ये न्यूट्रल होता, लेकिन इसने 3 दे दिया तो 13 - 3 10। अब ENC निकालेंगे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन करके, तो भाई 7/10, तो हमें इसकी नाइट्रोजन 3- जो है एनाइन उसकी वैल्यू आई ENC 0.7, इसकी 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3। तो देखिए ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो आपके न्यूट्रल एटम होता है उसका जो प्रभावी नाभिकीय चार्ज कितना होता है, तो हमेशा याद रखना है कितना होता है 1, क्योंकि प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन करेंगे तो दोनों सेम ही होगा, न्यूट्रल एटम के केस में, उदासीन परमाणु के केस में। अब देखिए साइज आपसे पूछा गया था, तो अब हमें ये बताइए, मैंने क्या बताया था, जो आपका ENC होता है, ठीक है ना, ये ENC जो है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। तो ENC की वैल्यू 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ENC की चार्ज जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है। अगर ENC की साइज बढ़ेगी, ये अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ तक क्या है आपका, ये पूरा 3 सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक ये क्या है, कैटायन है। ये नियोन क्या हो गया आपका, न्यूट्रल उदासीन हो गया, और ये तीनों क्या हो गया आपका, एनाइन हो गया, ठीक है। यानी अगर हम इधर चले राइट साइड में, तो कैटायन की साइज अगर यहाँ एनाइन और उदासीन में कंपैरिजन किया जाएगा तो कैटायन की साइज क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी ENC वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद न्यूट्रल की और उसके बाद एनायन की, यानी कि इसकी ENC वैल्यू सबसे कम होगी, किसकी, एनायन की। देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको एनायन भी दे दिया जाए, न्यूट्रल भी दे दिया जाए और कैटायन भी दे दिया जाए, तो उसमें डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एनायन को सबसे पहले रखेंगे, यानी कि उसकी ENC वैल्यू सबसे कम होगी। अगर ENC वैल्यू कम होगी तो उसकी एटॉमिक साइज बड़ी होगी, यानी कि एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद न्यूट्रल जो एटम है उसकी साइज बड़ी होगी, और उसके बाद सबसे छोटे में कौन आएगा, कैटायन। अब एग्जाम में आपसे ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट, इसको हटा के ये 3 एक और चौथा नंबर में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करिए साइज के आधार पर। तो सिंपल सी बात है, इसकी ENC वैल्यू 1.1 1.2 1.3, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ENC किसका है, इसका है। अगर ENC इसका ज़्यादा है तो सबसे छोटी साइज इसकी होगी, सबसे बड़ी साइज इसकी हो जाएगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। उसी प्रकार आपको एनायन दे देगा तो ENC वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ENC वैल्यू F की है, तो 0.9 इसकी है, तो इसकी साइज क्या होगी, सबसे कम, यानी कि इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद इसकी होगी,
उसके बाद इसकी, ठीक है। तो इससे छोटा ये होगा, उसके बाद इससे छोटा ये होगा। तो ये तीनों कंडीशन एक साथ मैंने करा दिया ताकि आपको कोई भी एग्जाम में सवाल आए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एनायन की साइज बड़ी होगी क्योंकि इसकी ईएनसी वैल्यू कम होगी। न्यूट्रल के बाद उसकी साइज उससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब उससे छोटी, और उससे भी छोटी आपकी किसकी होगी, कैटायन की। क्लियर है भाई। दैट्स ऑल। इस टॉपिक के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है पीरियोडिक टेबल का। इसे समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चीज़ें इससे सवाल आपके बनते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।